नमस्कार दोस्तों। विवाह एक पवित्र बंधन भाग 14। कबीर के रूम से निकलते ही रिधिमा धम से ज़मीन पर गिर जाती है। ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी उसके कानों में कुणाल की आवाज़ पड़ती है। कुणाल उसे रोता देखकर भागकर उसके पास आता है और आकर उसके पास ही बैठ जाता है। कुणाल, भाभी क्या हुआ आपको? आप क्यों रो रहे हो? रिधिमा कुणाल के हाथों को अपने हाथों में पकड़कर उन्हें अपने माथे से लगा लेती है और रोते हुए ही कहती है, कुणाल, कबीर ने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा है। वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। उसने कहा कि हम एक दूसरे के लिए कंपेटिबल नहीं हैं। उसने मुझसे शादी मजबूरी में आकर की थी। जब उसे मेरे साथ रहना ही नहीं था तो उसने ये शादी की ही क्यों थी? कुणाल, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। कुणाल, प्लीज़ तुम एक बार, सिर्फ एक बार कबीर से बात करके देखो। उसे समझाओ कि वह जो कर रहा है वह सही नहीं है। मैं मानती हूँ कि अभी हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं है, लेकिन अरेंज मैरिज तो ऐसी ही होती है ना। उसको कहे कि वह मुझे यहाँ से ना भेजे। मैं घर कैसे जाऊँगी? डैड से क्या कहूँगी? कैसे समझाऊँगी सबको? कुणाल, भाभी आप प्लीज़ रो मत। आई एम सॉरी भाभी, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाया। रिधिमा रोते हुए, कुणाल, जानते हो कबीर मुझे डिवोर्स देना चाहता है। वह हमारे रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है। मैं मानती हूँ कि मेरी गलती है, लेकिन क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है कि जिसकी मुझे यह सज़ा दी जाए? कुणाल रिधिमा के आंसू पोंछते हुए उसे वहाँ से उठाकर सोफे पर बिठाता है और फिर उसके पैरों के पास खुद बैठकर उसे कहता है, भाभी आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। रिधिमा, नहीं कुणाल, अब कुछ ठीक नहीं होगा। कुणाल, भाभी अगर आपको अपने देवर पर थोड़ा भी विश्वास है तो प्लीज़ एक बार मेरी बात सुन लो। कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा मैं। रिधिमा चुप हो जाती है और सिर झुकाकर कुणाल की बात सुनने लगती। तो कुणाल फिर से कहता है, जानते हो भाभी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था जब मुझे पता चला था कि वो आप ही हैं जो हमारे साथ धोखा कर रही हो। लेकिन भाई ने मुझे समझाया। उन्होंने मुझसे कहा कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं आप पर गुस्सा ना करूं और ना ही आपके और आपके रिश्ते को ख़राब करूं। तो बताइए, जब वह मुझे ऐसा समझा सकता है तो इसका मतलब तो वह आपको गलत नहीं समझते ना। रिधिमा कुणाल की बात सुनकर उसकी तरफ देखने लगती है और कुणाल आगे कहता है, लेकिन इस वक्त आपको यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि भाई आपसे मिले धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। इस वक्त उससे बात करना बेकार है, वो कुछ भी नहीं समझेंगे। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि वह ज़्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। वह आपको लेने ज़रूर आएंगे। आपको अभी जाना ही होगा भाभी। फिलहाल यही आपके और भाई के लिए ठीक रहेगा। कुणाल की बातों को सुनकर रिधिमा ना में अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं कबीर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। कुणाल, कुछ करो। कुणाल, क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि कुणाल, मुझे एक मौका भी नहीं मिलना चाहिए? कुणाल रिधिमा के आंसू पोंछकर मुस्कुराते हुए बोला, भाभी आप कितना रोए हो? आप कोई छोटी बच्ची हो जो इतना रो रही हो? आप मेरी बात पर विश्वास तो करो। भाई आपको ज़रूर लेने आएंगे और मान लिया कि ऐसा नहीं भी हुआ तो मैं भी आपसे वादा करता हूँ, मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करूँगा जिससे भाई आपको लेने के लिए मजबूर हो जाएं। मैं आपके और भाई के रिश्ते को इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगा। मेरे होते हुए यह डिवोर्स कभी नहीं होगा। कुणाल की बात सुनकर रिधिमा खड़ी होकर बोली, शायद तुम्हारी बात ठीक है। वह मुझे सज़ा देना चाहता है तो ठीक है, मुझे उसकी दी हुई हर सज़ा मंजूर है। मैं यही सब डिजर्व करती हूँ। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई। बाहर जाते हुए उसने अपने चारों तरफ देखा, उसे कबीर कहीं नज़र नहीं आया। कुणाल उसे इस तरह देखते हुए देखकर बोला, भाभी भाई इस वक्त स्टडी रूम में है। रिधिमा स्टडी रूम की तरफ जाते हुए बोली, मैं एक आखिरी बार उसे मिल कर आती हूँ। कुणाल, रुक जाओ भाभी, प्लीज़ आप वहाँ मत जाओ। मैं नहीं चाहता कि भाई इस वक्त गुस्से में आपको कुछ उल्टा सीधा कह दे या वो ऐसा कुछ करे जो मैं बर्दाश्त ना कर सकूँ। रिधिमा उदास मन से, क्या वो मुझसे एक आखिरी बार भी मिलने नहीं आएगा? इतनी नाराज़गी, गहरी सांस लेकर, ठीक है कोई बात नहीं, वह मुझसे नहीं मिलना चाहता तो यही सही, लेकिन कुणाल तुम मुझसे यह ज़रूर कह देना कि अब की बार मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। जो कुछ भी मैंने किया है मुझे सच में उसे लेकर पछतावा है, दुख है और सच में यह रिश्ता निभाना चाहती हूँ। यह कहकर वह अपना सामान लेकर घर से बाहर निकल गई। ड्राइवर ने उसका सामान लेकर गाड़ी में रखा और अपनी नम आंखों से एक बार कपूर मैंशन को निहारने लगी। न जाने अब दोबारा इस घर में आना होगा या नहीं।
रिद्धिमा अपना सामान लेकर अपने घर आ गई। घर पर भी अपने माँ पापा से सब कुछ जानते थे, लेकिन उसका बिहेवियर रिद्धिमा की तरफ सही नहीं था, क्योंकि उनकी नज़रों में रिद्धिमा ही गलत थी। रिद्धिमा ने जानबूझकर अपनी बसी बसाई गृहस्थी को बर्बाद कर दिया था। रिद्धिमा भी सब समझ रही थी, लेकिन अब वो कुछ भी कहकर और गलत नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। 10 दिन बाद एक सुबह कबीर अपने बेड पर आराम से सोया हुआ था। उसे अपने चेहरे पर किसी की गरम गरम सांसें महसूस होने लगी। उसने अपनी आंखें खोली तो रिद्धिमा को खुद के इतना करीब देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। उसने झट से रिद्धिमा को खुद के करीब खींचा और फिर पलटकर उसके ऊपर आ गया। उसकी इस हरकत पर रिद्धिमा भी मुस्कुरा दी और बोली, कबीर ये क्या है? कबीर, अच्छा जी, चोरी और ऊपर से सीना चोरी। रिद्धिमा, अब मैंने क्या किया है? कबीर, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? पहले मेरे करीब कौन आया था? रिद्धिमा, मैं आई थी। क्यों नहीं आ सकती? मना है क्या? कबीर कुछ सोचकर, नहीं मना तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे इतने करीब क्यों आई थी? कुछ काम था क्या? रिद्धिमा खुद को उसे छुड़ाते हुए, जी नहीं, मुझे तुमसे कोई काम नहीं था, अब छोड़ो मुझे। कबीर ना में अपना सिर हिलाकर बोला। रिद्धिमा अपनी वहीं उचकाकर उससे पूछती है, क्यों? कबीर, पहले वो काम पूरा करो जो करने आई थी। रिद्धिमा हड़बड़ाकर, कौन सा काम? मैं तो सिर्फ तुम्हें उठाने आई थी, अब तुम उठ गए हो, मेरा काम पूरा हो गया है। कबीर उसकी कमर से कस कर पकड़ते हुए उसे और करीब खींचते हुए, तुम्हारा काम तो हो गया, अब मेरा काम कर लूँ। यह कहकर वो उस पर झुकने लगा। उन दोनों के होठ आपस में मिलने ही वाले थे कि तभी उसके कानों में कुणाल की आवाज़ पड़ी, भाई भाई उठो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। कुणाल की आवाज़ सुनते ही वो झट से उठकर बेड पर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। रिद्धिमा को खुद के पास ना पाकर उसने अपना सिर पकड़ा और अपने मन में बोला, ओहो, सपना देख रहा था, रिद्धिमा तो यहाँ है ही नहीं। फिर अपनी नींद वाली आवाज़ में गुस्से से कुणाल को देखते हुए बोला, क्या है कुणाल, सुबह सुबह क्यों चिल्लाए जा रहे हो? कुणाल, भाई आप सपना देख रहे थे ना, वो भी भाभी का? कुणाल के इतना कहते ही कबीर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कबीर हल्की नाराज़गी से बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कुणाल, कुणाल मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ भाई, और यह सब मैंने ही, बल्कि आपके शर्म से लाल हुए गाल कह रहे हैं कि आप भाभी का सपना देख रहे थे। कबीर, मैं कोई सपना वपना नहीं देख रहा था। कुणाल, अगर आप सपना नहीं देख रहे थे तो आप इस तकिए के साथ क्या कर रहे थे? कबीर बेड से उठते हुए बोला, कुणाल तुम ज़्यादा ही सोचने लगे हो, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। कबीर को बाथरूम की तरफ जाता देखकर कुणाल जोर जोर से कहने लगा, भाई झूठ बोल रहे हैं, भाई झूठ बोल रहे हो। कुणाल को इस तरह बोलता देखकर कबीर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वह अपनी मुस्कुराहट को छुपा लेता है और फिर अपने चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लाते हुए कहता है, मिस्टर कुणाल कपूर, अगर आपकी ये बेफुजील की बातें पूरी हो गई हो तो जाइए, जाकर रेडी हो जाइए, हमें ऑफिस भी जाना है। कुणाल नाराज होते हुए, भाई आप सही हैं, जब भी बात को टालना होता है तो मैं कुणाल से मिस्टर कुणाल कपूर हो जाता हूँ। यह सुनकर नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। कुणाल भी मुस्कुराते हुए उसके कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चला जाता है। उधर रिद्धिमा के कॉलेज के बाहर शिवन्या और नैना कॉलेज के गेट पर खड़ी हुई रिद्धिमा का इंतजार कर रही थी, और जैसे ही उन्हें रिद्धिमा आते दिखती है, शिवन्या उसके पास पहुंच जाती है। क्या यार रिद्धिमा, इतनी देर तू कहाँ थी? कब से तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, चल जल्दी चल, नहीं तो हम क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। रिद्धिमा ने उसकी बात पर अपना सिर हिलाया और बिना कुछ कहे उनके साथ जल्दी जल्दी अंदर चली दी। उसे इतना शांत देखकर नैना उससे बोली, क्या बात है रिद्धिमा, इतनी शांत क्यों लग रही हो? रिद्धिमा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर वह अपने फ़ोन को देखने लग जाती है और फ़ोन देखकर अपने मन में कहती है, आज भी कबीर ने मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर गहरी सांस लेकर वह तीनों अंदर अपनी क्लासरूम में चली जाती हैं और जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाती हैं। शिवन्या, नैना और रिद्धिमा हमेशा से तीनों एक ही सीट पर बैठती थी, रिद्धिमा बीच में और नैना और शिवन्या दोनों तरफ। अचानक ही शिवन्या और नैना ने रिद्धिमा को गले से लगा लिया और नैना बोली, रिद्धिमा आज हम दोनों तेरे लिए बहुत खुश हैं। नैना की ये बात सुनकर रिद्धिमा ने उन दोनों को हैरानी से देखा और बोली, लेकिन क्यों? क्योंकि आज तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। शिवन्या ने यह कहा और नैना को देखकर अपनी एक आंख दबा दी।
रिद्धिमा ने उन दोनों को एक नज़र देखा और उन्हें देखकर मुस्कुरा दी और अपने मन में बोली, मैं जानती हूँ तुम दोनों मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। दोस्त नहीं बल्कि मेरी बहनों की तरह ही हो। तुम दोनों मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो। तुम दोनों ये सब कुछ इसलिए कहे जा रही हो ताकि मैं खुश रहूं, क्योंकि तुम दोनों ही अच्छे से जानती हो कि मैं खुश नहीं हूँ। अपनी क्लासेस लेने के बाद वो तीनों कैंटीन की तरफ बढ़ गई। नैना उन तीनों के खाने का सामान लेने के लिए काउंटर की तरफ चली गई। शिवन्या अपने फ़ोन में लग गई। रिद्धिमा ने शिवन्या को देखा जो किसी से बात कर रही थी और बीच बीच में मुस्कुराए जा रही थी। उसे इस तरह मुस्कुराता देखकर रिद्धिमा भी उसके लिए बहुत खुश थी। उसे इस तरह खुश देखकर रिद्धिमा अपने मन में बोली, मैं जानती हूँ शिवन्या कि तुम और कुणाल रिलेशन में हो। कुणाल सच में बहुत अच्छा लड़का है। वह हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा और तुम्हें बहुत प्यार करेगा। तुम दोनों सच में एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो। भगवान करे तुम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत हो, मेरे और कबीर के रिश्ते की तरह नहीं। ये सोचकर वो उदास हो जाती है और उसकी आंखों में नमी आ जाती है। अपनी आंखों की नमी को छुपाते हुए वो शिवन्या से कहती है, शिवन्या मैं वॉशरूम में जा रही हूँ, अभी आती हूँ। शिवन्या उसे देखकर अपना सिर हाँ में हिला देती है और रिद्धिमा वहाँ से वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती है। वो उस तरफ जा ही रही होती है कि वहाँ पर ईशान से टकरा जाती है। रिद्धिमा एक नफरत भरी नज़र ईशान पर डालती है और फिर साइड से निकलकर जाने लगती है, लेकिन ईशान आकर उसका रास्ता रोक लेता है। फिर वह दूसरी साइड से निकलकर जाने लगती है तो ईशान उस तरफ आकर भी उसका रास्ता रोक लेता है। उसकी इस हरकत पर रिद्धिमा को बहुत गुस्सा आता है। रिद्धिमा जोर से ईशान पर चिल्लाते हुए, मेरा रास्ता छोड़ो ईशान, ये क्या बदतमीजी है। ईशान उसका हाथ पकड़कर, ओह माय गॉड स्वीट हार्ट, अभी तो मैंने कोई बदतमीजी की ही कहाँ है। चलो अब जब तुमने मुझे बदतमीज कह ही दिया है तो थोड़ी सी बदतमीजी कर ही लीजिए। रिद्धिमा उसे अपना हाथ छुड़ाते हुए, ईशान मेरा हाथ छोड़ो। ईशान, ओफो तुमने इतना एटीट्यूड क्यों है रिद्धिमा? आखिर तुम्हें इतना घमंड किस बात का है? माना कि इस कॉलेज की सबसे हॉट लड़की हो तुम, लेकिन फिर भी इतना एटीट्यूड क्यों? कुछ समझ नहीं आता। फिर उस पर गहरी नज़र डालकर बोला, कबीर ने तो ऑलरेडी तुम्हें छोड़ दिया है ना, तो फिर यह मंगलसूत्र उसके नाम का सिंदूर क्यों डालकर घूमती रहती हो? क्या दिखाना चाहती हो दुनिया को कि तुम्हारे और कबीर के बीच में अभी कुछ बचा है? रिद्धिमा गुस्से से चिल्लाते हुए, मेरे और कबीर के रिश्ते में कुछ बचा है या नहीं, इट्स नैन ऑफ योर बिजनेस माइंड योर ऑफ बिजनेस मिस्टर ईशान खन्ना। मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो और मुझे मजबूर मत करो कि मैं यहाँ पर तुम्हारा तमाशा बनाऊँ। हाथ छोड़ो और जाने दो मुझे। रिद्धिमा के ऐसा कहते ही ईशान को बहुत गुस्सा आया और उसने हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी इस हरकत पर रिद्धिमा सहम गई और जोर से बोली, यह क्या हरकत है ईशान, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने क्या कहा है? छोड़ो मेरा हाथ। ईशान रिद्धिमा का हाथ उसके चेहरे के आगे करके और उसे हवस भरी नज़रों से देखते हुए बोला, मेरी जान तुम मुझसे अब तक नाराज़ हो? अरे माना मैंने उस दिन गुस्से में तुम्हें बहुत कुछ कह दिया था, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं है। स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हें छोड़ने की बात इसलिए की थी क्योंकि मुझे लगता था कि तुम कबीर की जूठन हो चुकी हो और एक टेस्ट की हुई लड़की को मैं अपने मुंह लगाऊं, ये मेरे स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता। लेकिन मैं क्या करूं, जब भी तुम्हें देखता हूं तो इस दिल पर काबू नहीं रहता। तुम्हें देखते ही मन करता है कि तुम्हें अपनी बाहों में भर लूं। रिद्धिमा, तुम तो शादी के बाद और भी ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही हो। एक मौका तो देकर देखो डार्लिंग। अपनी कसम खाकर कहता हूँ, तुम्हें जन्नत ना दिखा दी तो कहना। मैं तुमसे अब भी बहुत प्यार करता हूँ रिद्धिमा, अब भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। रिद्धिमा उसके करीब जाकर बोली, ओहो तो तुम मुझे अभी भी चाहते हो, लेकिन मुझे या मेरे जिस्म को? ईशान अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, तुम्हें या तुम्हारे जिस्म को, बात तो एक ही है ना स्वीट हार्ट। रिद्धिमा कुछ सोचने की एक्टिंग करके फिर बोली, हाँ सही कह रहे हो तुम ईशान, बात तो एक ही है। अब जब तुम मुझे चाहते हो तो तुम्हें कुछ तो मिलना ही चाहिए ना। ईशान उसकी बात सुनकर खुश हो गया। बड़े प्यार से उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ। ईशान का हाँ बोलते ही रिद्धिमा गुस्से से भर उठी और उसने अपने दूसरे हाथ से ईशान के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और फिर अपने घुटनों से उसकी टांगों के बीच में वार किया, जिससे उसकी पकड़ रिद्धिमा के हाथ से ढीली हो गई और वह वहीं जमीन पर गिर गया। रिद्धिमा ने उसके पास जाकर उसका कॉलर पकड़ा और उससे बोली, आज के बाद मेरा रास्ता रोकने की या मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश की ना
तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ईशान, मुझे कमज़ोर समझने की गलती मत करना। मैंने तुमसे प्यार किया था, यह मेरी गलती थी। लेकिन अब जब मैं तुम्हारी असलियत जान चुकी हूँ तो मेरे करीब आने की या मुझे बहलाने की कोशिश भी मत करना, वरना उसके बाद मैं जो तुम्हारे साथ करूँगी न वो तो तुम सोच भी नहीं सकते। शाम के वक्त कपूर मैंसन में कुणाल और कबीर अभी अभी ऑफिस से आए थे और आते ही दोनों धम से सोफे पर बैठ गए। दोनों ही बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि नए प्रोजेक्ट की वजह से आजकल ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम हो गया है। सरप्राइज। कबीर सोफे पर बैठा अपनी टाई ढीली कर ही रहा था कि अचानक हुई आवाज़ से वो सोफे से उछल कर खड़ा हो गया। कुणाल और कबीर ने झट से उस आवाज़ की तरफ मुड़ कर देखा तो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन आगे की बात सोचकर कबीर का चेहरा उतर गया। उसने अपने मन में सोचा कि ओह गॉड, अब ये तो रिधिमा के बारे में ज़रूर पूछेंगे और इन्हें मैं क्या जवाब दूंगा। उन्हें देखकर कुणाल जोर से चिल्लाया, दादी दादू आप कब आए, और जाकर उन दोनों के गले लग गया। कबीर अपनी जगह पर ही खड़ा रहा और बोला, दादी दादू आप दोनों एक साथ यहाँ पर, वो भी एक साथ। दादी, क्या हुआ कबीर, तू हमें देखकर खुश नहीं है? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्या? कबीर, नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आप कैसी बातें कर रहे हो। यह कहकर वह उसके पास गया और दोनों के पैर छूकर दादी माँ के गले लग गया। दादी माँ के गले लगे हुए कबीर अपने मन में बोला, हे भगवान प्लीज़ मेरी हेल्प करना, प्लीज़ दादी माँ रिधिमा के बारे में कुछ ना पूछे, मैं उन्हें कुछ नहीं बता पाऊँगा। कुणाल खुश होते हुए, दादी माँ मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया है। दादी माँ उसके गाल पर हल्का सा थप्पड़ लगाते हुए, अच्छा लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लगता। कुणाल दादी माँ के गले लगते हुए बोला, क्यों दादी माँ? दादी माँ, अरे ये जो तू रोज़ रोज़ अपना स्टेटस बदलता रहता है और अपनी फेसबुक पर भी रोज़ रोज़ नई नई फ़ोटो अपलोड करता है, तो मुझे लगा तेरी कोई गर्लफ्रेंड बन गई होगी और जिसके चक्कर में तुझे मेरी याद ही नहीं आती होगी। यह सुनकर कबीर हंस दिया और कुणाल का मुंह बन गया। कुणाल को मुंह बनाता देखकर दादी माँ और कबीर ने एक दूसरे को हाई फाई किया। दादी माँ कुणाल को छेड़ते हुए, कुणाल लेकिन मुझे मेरी बहू से एक बार मिलवा तो दे, चिंता मत कर, मैं तेरी भी शादी जल्दी ही करवा दूंगी। कुणाल कुछ कहने ही वाला था कि दादाजी बोल पड़े, दादाजी अरे आप भी किन बातों में लग गई? जो बहू अभी आई भी नहीं है उसको याद कर रही हो, लेकिन उसे याद नहीं कर रही जिसे आप कुछ महीने पहले इस घर में लेकर आई थी। अरे भाई, हमारी बहू रिधिमा कहाँ है? अभी तक दिखाई नहीं दी। दादी माँ, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, रिधिमा कहाँ है? कबीर, इतनी देर हो गई हमें आए हुए और हमसे अब तक मिली भी नहीं, बुलाओ उसे, कहाँ है वह? कुणाल कबीर के कुछ कहने से पहले ही बोल पड़ा, दादी माँ भाभी घर पर नहीं है। दादी माँ हैरानी से, घर पर नहीं है मतलब? अभी वह कॉलेज से नहीं आई है? लेकिन कॉलेज का टाइम तो ख़त्म हो चुका है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। कबीर फ़ोन लगाकर पूछो रिधिमा कहाँ रह गई? कबीर नर्वस होते हुए बोला, वो दादी माँ, उसे फ़ोन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है और उसका कॉलेज भी अपने टाइम से ख़त्म हो चुका है। दादी माँ ना समझी से क्या मतलब है कबीर? पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहते हो? कबीर को कुछ ही समझ नहीं आ रहा था कि वह दादी माँ को का बात का क्या जवाब दे, तो कुणाल उसे बचाते हुए बोला, कुणाल दादी माँ भाभी घर पर नहीं है का मतलब है कि भाभी यहाँ नहीं है, वो अपने पेरेंट्स के घर पर गई हुई है। कुणाल की बात सुनकर दादी माँ ने कबीर की तरफ देखा तो कबीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया। दादी माँ ने कबीर से पूछा, कब गई है? कबीर हकलाते हुए बोला, जी वो दो दिन पहले ही गई है दादी। दादी माँ उसे ऑर्डर देते हुए, तो ठीक है, 2 दिन हो गए ना उसे गए हुए, बहुत रह ली वो अपने पेरेंट्स के घर। अब उसे फ़ोन करो और कहो कि मैंने कहा है कि वो जल्द से जल्द अपने घर आ जाए। कबीर उन्हें टालते हुए बोला, लेकिन दादी माँ क्यों? अभी 2 दिन पहले ही तो गई है, रहने दीजिए ना उसे अपने पेरेंट्स के घर, और आप दोनों के लिए हम हैं तो सही। कबीर के यह कहते ही दादी माँ ने कबीर को बुरी तरह से घुरा और बोली, क्या बात है कबीर, हमें दाल में काला क्यों लग रहा है? क्या कुछ ऐसा है जो तुम हमसे छुपा रहे हो या हमें बताना नहीं चाह रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी और रिधिमा की लड़ाई हुई है और वह घर छोड़कर चली गई, या तुमने उसे घर से निकाल दिया? बोलो कबीर, जवाब दो मेरी बात का। कबीर दादी माँ की बात सुनकर परेशान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह दादी माँ के सवालों का क्या जवाब दे, लेकिन फिर खुद को नॉर्मल करते हुए बोला,
नहीं नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप जैसा सोच रही हैं, हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई है। चाहो तो आप कुणाल से पूछ लो। क्यों कुणाल? कुणाल कबीर को घूरते हुए बोला। हाँ दादी माँ, भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। दादी माँ कबीर को इसी तरह घूरते हुए बोली, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जल्दी से उसे फ़ोन करो और घर वापस आने के लिए कहो। नहीं, फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही दादू ने यह सब कहा वैसे ही कबीर की सांस में सांस आई और वो खुश हो गया। लेकिन वो अपनी खुशी को पूरी तरह से महसूस कर पाता उससे पहले ही दादू आगे बोले, कबीर फ़ोन करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। ऐसा करो, तुम ही चले जाओ और जाकर उसे ले आओ। दादू की पूरी बात सुनते ही कबीर का चेहरा पूरी तरह उतर गया और मन ही मन बोलने लगा, ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं? कबीर मिमियाते हुए बोला, दादी माँ, दादू, मैं अभी अभी ऑफिस से आया हूँ और सच में बहुत थक गया हूँ। मैं कल सुबह ले आऊँगा प्लीज़। दादी जी ने सख्ती से कहा, नहीं कबीर, और तुम अभी जाओ और अभी उसे लेकर आओ। फिर उसके बाद तुम जितना चाहो उतना आराम कर लेना। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा और ना ही डिस्टर्ब करेगा। कबीर मन मारकर बोला, ठीक है, जाता हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरे लिए एक कप कॉफ़ी तो भेज दीजिए। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। जाकर वह सीधा अपनी बेड पर लेट गया और सोचने लगा, कबीर अपने मन में, 10 दिन हो गए हैं मुझे रिद्धिमा से मिले हुए और कोई बात भी नहीं की। उसको खुद से फ़ोन करना तो दूर, मैंने तो उसका फ़ोन भी नहीं उठाया और ना ही उसके किसी मैसेज का रिप्लाई भी दिया है। और आज अचानक उसे लेने जाना कितना अजीब लग रहा है। क्या करूँगा, क्या कहूँगा मैं जाकर कि मैं उसे लेने आया हूँ, लेकिन किस हक से? मैंने ही तो उसे इस घर से जाने के लिए कहा था। मैं ही तो चाहता था कि वह और इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से निकल जाए, क्योंकि वह मुझसे प्यार नहीं करती, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वह मुझ पर या हमारे रिश्ते पर अपना टाइम वेस्ट करे। 10 दिन बाद मैं रिद्धिमा से मिलूँगा, उससे बात करूँगा। यह कहना तो बिल्कुल ही झूठ होगा कि इन 10 दिनों में मैंने उसे याद नहीं किया। ना जाने कितनी बार उसकी याद आई मुझे। उसके बिना यह कमरा कितना खाली खाली लगता है। उसकी शरारतों को, उसके पागलपन को, उसकी बेवकूफ़ी भरी हरकतों को, उसकी बदतमीजियों को, उसकी उल्टी सीधी बातों को और उसके वे बेहुदा कपड़ों को, हर चीज़ को याद किया है मैंने। यह सच है ना जाने क्यों, लेकिन यह ज़िंदगी उसके बिना अधूरी सी लगने लगी है। ऐसा क्यों हो रहा है, यह मैं खुद भी नहीं जानता। लेकिन एक बात है जो मैं जानता हूँ, हम दोनों का साथ कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि वह मुझसे प्यार नहीं करती और ना ही मैं उससे करता हूँ। उधर रिद्धिमा के घर पर रिद्धिमा हॉल में बैठी अपने फ़ोन को चला रही थी। फ़ोन क्या चला रही थी, वह तो कबीर के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को चेक कर रही थी। आजकल सोशल मीडिया पर उसको स्टॉक करना उसको फेवरेट काम बन चुका था। कबीर की हर छोटी से छोटी बात को वह सोशल मीडिया पर पढ़ती रहती थी। अब तक ना जाने उसके कितने इंटरव्यू कितनी ही बार वो देख चुकी थी। कभी उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को चेक करती और कभी व्हाट्सएप खोलकर अपने मैसेज को चेक करती कि उसका रिप्लाई आया या नहीं, और फिर रिप्लाई ना आकर देखकर उदास हो जाती और अपना फ़ोन रख देती। फिर कुछ समय बीतने के बाद अपना फ़ोन उठाती और दोबारा से उसका अकाउंट चेक करने लगती। बस आजकल यही सब काम रह गया था रिद्धिमा के पास। रिद्धिमा के मम्मी पापा भी उसके अब तक नाराज़ थे। उसकी मम्मी भी उसे ऊंची आवाज़ में बात करने लगी थी, लेकिन रिद्धिमा उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती, क्योंकि वह जानती थी उसके मम्मी पापा उसकी केयर करते हैं। उन्हें उसकी वजह से बहुत दुख हुआ है। इधर कबीर भी कॉफ़ी पीकर फ्रेश होकर तैयार हो चुका था। थोड़ी देर बाद वो रिद्धिमा के घर से निकल गया। रिद्धिमा अपने घर के हॉल में बैठी अपने फ़ोन में घुसी हुई थी, तभी उसके दरवाजे की बेल बजी। उसकी मोम किचन से बाहर निकलकर आए और नौकर ने जाकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही रिद्धिमा ने दरवाजे की तरफ देखा, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। दरवाजे पर कबीर खड़ा था। उसे एक बार तो यकीन नहीं हुआ कि वहाँ कबीर सच में खड़ा है। वह उसे ऐसे ही बेकिनी से देखती रही। तभी रिद्धिमा के पापा सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए बोले, अरे कबीर बेटा, आप यहाँ, आप दरवाजे पर क्यों खड़े हैं? आइए, अंदर आइए। अपने पापा की आवाज़ सुनकर रिद्धिमा को यकीन हुआ कि सच में कबीर उसके घर आया है। कबीर को अपनी ओर आता देख रिद्धिमा की तो सांसें ही अटक गई। कितना अलग सा लग रहा था कबीर उसे। उसका दिल कर रहा था भाग कर जाए और कबीर को गले लग जाए, लेकिन फिर उसने अपना सिर झटका और फिर से कबीर को देखने लगी। नहीं, घुरने लग गई। कबीर रिद्धिमा को इग्नोर करते हुए अंदर चला आया
और आकर उसने रिधिमा के पापा और मम्मी के पैर छुए और रिधिमा के पापा के साथ सोफे पर बैठ गया। वो अभी भी अपनी जगह पर ही खड़ी थी। राजेश जी, कबीर बेटा, आज आप यहाँ इतने दिनों बाद, कुछ काम था क्या? कबीर राजेश की तरफ देखते हुए बोला, जी अंकल, बहुत ज़रूरी काम था, इसलिए मुझे आना पड़ा। प्लीज़ आप मत कहिए, मैं तो आपके बेटे जैसा हूँ। राजेश जी, तुम मुझे अंकल कहोगे तो भी मैं तुम्हें आप ही कहूँगा ना। जब तुम मेरे बेटे हो तो मुझे डैड कहो। मैं रिधि का डैड हूँ तो तुम्हारा भी डैड हुआ। अपने बेटे की तरह ही मानता हूँ मैं तुम्हें। कबीर जी, मेरा मतलब डैड है। पहले तो कबीर को समझ नहीं आया कि वो बात कहाँ से शुरू करे, लेकिन फिर भी वह हिम्मत जुटाकर बोला, वो डैड, बात यह है कि दादी माँ और दादू दोनों ही बेंगलुरु से वापस आ गए और अभी कुछ दिन वो हमारे साथ ही रहने वाले हैं। वो चाहते हैं रिधिमा उनके साथ ही रहे। दरअसल मैंने उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं बताया और ना ही मैं चाहता कि उन्हें इस वक्त कुछ भी सच पता चले। जब मुझे वक्त सही लगेगा मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा। ये सुनकर रिधिमा के मॉम डैड एक दूसरे को देखने लगे और जैसे ही रिधिमा ने कबीर के कहे हुए शब्द सुने, उसके पेट में तितलियाँ उड़ने लगी। उसका मन नाचने को करने लगा। अपनी खुशी उसे संभाली जा रही थी, लेकिन फिर वह अपने डैड और मोम का सोचकर चुपचाप खड़ी हो गई और कबीर को ही देखती रही। कबीर खुद को गिल्टी फील करते हुए फिर से बोला, आई एम सॉरी डैड। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ही तो रिधिमा को घर छोड़ने के लिए कहा था और आज फिर खुद ही उसे लेने आ गया हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। रिधिमा को डर लगने लगा कि कहीं उसके डैड उसे जाने से मना ना कर दे, तो वह अपने मन में ही चिल्लाई, प्लीज़ कबीर, खुद को गिल्टी फील मत कराओ, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगी। राजेश जी, प्लीज़ कबीर बेटा, ये सब कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। मैं तो रिधि की हरकतों की वजह से पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। माना कि तुम्हारा और रिधि का रिश्ता अभी ठीक नहीं है, लेकिन वह अभी भी तुम्हारी पत्नी है और तुम उसके पति, तुम्हारा उस पर पूरा हक बनता है। तुम जब चाहो उसे अपने घर ले जा सकते हो। और वैसे भी कबीर, पति पत्नी का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होता कि किसी भी बात को लेकर टूट जाए। हो सकता है भगवान भी यही चाहते हो कि तुम दोनों का रिश्ता न टूटे, इसलिए फिर से तुम्हें एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी में सबकी भलाई हो। बेटा, मैं मानता हूँ रिधि ने बहुत बड़ी गलती है, लेकिन फिर भी हूँ तो बेटी का बाप ही ना। बेटी का घर उजड़ता हुआ नहीं देख सकता। रिधि की तरफ से हुई गलतियों के लिए मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। कबीर उसके पास आकर उसके हाथ पकड़कर बोला, अरे नहीं नहीं डैड, प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए। बड़ों के हाथ आशीर्वाद के लिए उठने चाहिए, ना कि बच्चों से माफ़ी मांगने के लिए। मेरे और रिधिमा के रिश्ते के टूटने की वजह यह सब नहीं है जो दिखाई दे रही है। रिधिमा की उम्र अभी बहुत कम है, उसे अभी रिश्तों की समझ नहीं है। इस उम्र में गलतियां हो जाना स्वाभाविक है, तो प्लीज़ आप उससे इस बात के लिए नाराज़ मत होइए। आप समझिए कि इस वक्त उसे अपने कैरियर पर फोकस करने की ज़रूरत है और मैं भी यही चाहता हूँ कि वह फैमिली के चक्कर में ना पड़कर पूरा ध्यान अपने कैरियर पर दे। इसलिए थोड़ा वक्त उससे दूर रहने की ज़रूरत है। एक बार वह काबिल डॉक्टर बन जाए, हमारे रिश्ते के बारे में तो हम बाद में भी सोच सकते हैं। रिधिमा को समझ नहीं आ रहा था कि कबीर उसके डैड से ये सब बातें क्यों कर रहा है, जबकि वह तो उससे डिवोर्स लेना चाहता है। दरअसल कबीर ने गुस्से में आकर रिधिमा से यह कह तो दिया था कि वह उससे डिवोर्स लेना चाहता है, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पछतावा था। वो और राजेश जी दोनों ही जानते थे कि कबीर ने इस शादी के लिए इस शर्त पर की थी कि ईशान से रिधिमा का पीछा छूट जाए और रिधिमा को डिवोर्स दे देगा। लेकिन उस वक्त कहीं ना कहीं राजेश जी को यह उम्मीद थी कि इतने वक्त में रिधिमा कबीर के दिल में अपनी जगह बना ही लेगी और कबीर उसे नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब उन्हें अपनी यह उम्मीद डूबती हुई नजर आ रही थी। राजेश जी कबीर का हाथ पकड़ते हुए बोले, तो तुम अब रिधि को तलाक तो नहीं दोगे ना बेटा? कबीर, आप चिंता मत कीजिए डैड, मैं रिधिमा को तलाक नहीं दूंगा। कबीर की यह बात सुनकर रिधिमा हैरान हो गई। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि कबीर उसके डैड को झूठी तसल्ली क्यों दे रहा है। कबीर ने अब तक रिधिमा की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली थी, जिससे रिधिमा को काफ़ी बुरा भी लग रहा था। वो अब भी उसी हालत में खड़ी थी। रिधिमा की मम्मी उसके पास आई और बोली, जाओ रिधि, जाकर तैयार हो जाओ। रिधिमा ने उसकी बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और भागकर अपने कमरे में चली गई। जल्दी से वॉशरूम में जाकर फ्रेश हो गई और अपने लिए कपड़े निकालने लगी। सामान तो उसका ऐसा
ही रखा था। आज तक उसने अपने बैग, अपने कपड़े नहीं निकाल किए थे। उसने पैकिंग की तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। काफ़ी देर तक वो यही सोचती रही क्या पहने। फिर उसने कुछ सोचकर अपने लिए एक प्लेन रेड कलर की साड़ी निकाली। जल्दी जल्दी उसे पहनने लगी। इस 10 दिनों में रिद्धिमा ने साड़ी पहनना बहुत अच्छे से सीख लिया था। फिर उसने अपनी मांग में सिंदूर लगाया और माथे पर छोटी सी लाल रंग की बिंदी लगाई। हाथों में चूड़ा तो उससे पहले से ही सजा हुआ था। वह अपने कानों में ईयरिंग पहन ही रही थी कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। वो अंदर से ही ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर, मम्मी आपको दरवाजे पर नॉक करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिना नॉक किए भी अंदर आ सकते हो। रिद्धिमा की मम्मी अंदर आई और उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। अपने पीछे उनको महसूस करके रिद्धिमा उनकी तरफ मुड़ी। रिद्धिमा की माँ उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, रिद्धि बेटा, मैं मानती हूँ तुमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन भगवान ने तुम्हें एक मौका दिया है अपनी गलतियाँ सुधारने का, अपने रिश्ते को सुधारने का। तो अब कोई गलती मत करना और अपनी तरफ से बेस्ट देना। यह सुनकर रिद्धिमा की आंखों में नमी आ गई। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, हाँ मम्मा, मैं हमारे रिश्ते को सुधारने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। रिद्धिमा की माँ उसकी बात सुनकर खुश हुई और मुस्कुरा दी। फिर उन्होंने उसके माथे को चूमा और अपनी आँख से काजल लगाकर निकालकर उसके कान के पीछे टीका लगाकर बोली, मेरी बच्ची को नज़र ना लगे, बहुत ही प्यारी लग रही है आज। रिद्धिमा झटके से उनके गले लग गई तो रिद्धिमा की मम्मी बोली, चलो तुम तैयार हो जाओ और जल्दी नीचे आना। ये कहकर वो नीचे चली गई और रिद्धिमा जल्दी से पूरी तैयार हुई और फिर आईने में खुद को देखकर बोली, अब लग रही हूँ मैं मिसेज रिद्धिमा कबीर कपूर। तो दोस्तों, आज का पार्ट हम यही ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखते रहे। धन्यवाद दोस्तों।